हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 7th ऑफ मार्च का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे। उसके पहले आप सभी को हैप्पी होली, विशिंग यू अ वेरी कलरफुल होली। खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। आज के आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है द एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेसिंग कन्वर्जेंस, उसको देखेंगे। उसके बाद जेट एंड वेंट इज द इंडियन जर्मनी रिलेशनशिप को देखने के लिए एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर, उसको देखेंगे। उसमें काफी एनालिसिस वाला पार्ट है, लेकिन हम उस मेन पॉइंट्स को देखेंगे। ये इंडिया और जर्मनी वाले इशू में आर्टिकल में भी है, जो हमारा आईआर वाला पार्ट कवर करेगा, उसमें हम देखेंगे। देन मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स एज ए प्रायोरिटी इन द G20। मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स क्या है, मिनीलेटरलिज्म क्या है, उन सबको देखेंगे। Why are salt flats around the world? ये साइंस और टेक वाले में है। साइंस वाले में ऑप्शन पूछा जा सकता है प्री में कि सॉल्ट फ्लैट्स क्या है, उसके बारे में पहले भी आ चुका है, स्टडी हो चुकी है, होती रह रही है, और आज एक आर्टिकल भी बैठा है। Now is the internet as we know it going to change, जिसमें सेक्शन 230 के लिए एक डिस्कशन, एक सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट की अमेरिका में, उसके लिए एक आर्टिकल है, उसको हम देखेंगे। नाउ द एंटी डिफेक्शन लॉ इज फेसिंग कन्वर्जेंस। ये आर्टिकल लिखा है पीडीटी आचार्य ने, जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के, और ये आर्टिकल लिखा गया है महाराष्ट्र वाले केस के टेंशन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें दल बदल कानून, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के अंदर आता है, उसके बारे में लिखा गया है। Now in Maharashtra case, disqualification proceedings under the 10th schedule should have been given primacy over the proceedings on the symbols order। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाले केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन है 10वें शेड्यूल के अंदर या दल बदल कानून के अंदर, उसको प्राइमेसी देनी चाहिए, उसको सबसे ऊपर लेके आना चाहिए ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑन द सिंबल ऑर्डर्स। मतलब सिंबल जो ऑर्डर्स अभी तक हो चुके हैं उनको हटाते हुए दल बदल के कानून जो कहता है उसको दिमाग में रखते हुए डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ उस केस में नहीं जाते हैं, हम ये समझेंगे कि एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ क्या चीज है, वो हम समझ चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल में वो क्या कहना चाहते हैं मिस्टर आचार्य, उसको देखेंगे। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ लेजिस्लेटिव meanderings, पार्लियामेंट एंड एनेक्टेड द एंटी डिफेक्शन लॉ। काफी सालों की लेजिस्लेटिव चेंजेस के बाद और मिएंडरिंग्स के बाद एक लॉ पास हुआ, जिसे कहते हैं हम 10वां शेड्यूल दल बदल कानून। इन 1985 टू कर पॉलिटिकल डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है कि कोई यहाँ इस दल से उस दल में ना जाए। अपना जो डिफेक्शन का मतलब होता है जिस पार्टी को बिलोंग करता है उसको चेंज ना करे आए दिन, उसको ठीक करने के लिए, उसको लॉ के अंदर लाने के लिए नियम लाया गया था 1985 में। ठीक है। Now the volume, intensity, recklessness and uncontrolled venality seen in defection 1960। 1960 के दशक में ऐसा देखा गया कि लोग बड़ी जल्दी इंटेंसिटी और वॉल्यूम बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी कारण के यहाँ वहां मूव कर रहे थे, दल में यहाँ वहां पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में मूव कर रहे थे। इसकी वजह देर आफ्टर ऑलमोस्ट कम टू अ स्टॉप आफ्टर दिस। और जैसे ही कानून बना ये सब होना बंद हो गया। तो 1960 के दशक की जो डिफेक्शंस हुए उसको दिमाग में रखते हुए नियम को बनाया गया था। डिफेक्शंस नॉट ओनली कॉज द फ्रीक्वेंट फॉल ऑफ गवर्नमेंट। और डिफेक्शन से क्या होता है, कोई फटाफट अपने पार्टी को बदलता है, दल को बदलता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट गिर सकती है। पावर सीकिंग पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इसकी वजह से ऐसा नियम बनाया गया। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जो जजमेंट आई थी कि होतो होलोहन, याद रखिएगा कि होतो होलोहन केस को भी इसके बाद डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बताया गया कि पॉलिटिकल इविल एंड अपहेल्ड द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू कर्ब दिस इविल। ये क्या है, एक पाप की तरह है, एक इविल है, एक बुराई है, पाप नहीं बुराई है, इसको कम करने के लिए मैकेनिज्म को रखा गया था। और ऐसी कुछ घटना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ना उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके 2 पॉइंट को हाईलाइट करते हैं वो। द फर्स्ट वाज टू कर्ब द एक्ट ऑफ डिफेक्शन बाय डिस्क्वालिफाइंग द डिफेक्टिंग मेंबर्स। मतलब जो मेंबर्स डिफेक्ट हैं, जो इस बुराई को, डिफेक्ट का मतलब उनमें कोई कमी है, डिफेक्ट करते हैं, अपने पार्टी को चेंज करते हैं, तो उनके डिफेक्शन को कम करना पहला पॉइंट ये है। सेकंड क्या है, was to protect political parties from debilitating instability। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, डिबिलेटिंग मतलब किसी की कारणवश ऐसी कोई इंस्टेबिलिटी आती है। क्योंकि अगर कोई पार्टी, सपोज करें पार्टी ए है, उसमें जितने भी MP MLAs हैं, जो स्टेट की है या सेंटर की है, और अगर उसके जो मेंबर्स हैं फटाफट किसी दूसरे दल में चले जाएंगे, और ए ऐसी पार्टी है जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी ना। तो अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी जिन पार्टीज के बीच में ना हो, इसके लिए उसको रोकने के लिए नियम को लाया गया था।
The fact is that the frequent defections from even well-organized political parties leave them weak. और इसकी वजह से क्या होता है, जो बढ़िया-बढ़िया political parties थी, वो weak हो रही थी. उनको secure करने के लिए या इनकी instability को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया था या लाया गया. तो पहला कारण क्या था कि जो members defect कर रहे थे उनको रोकने के लिए, और parties में जो instability आ रही थी defections की वजह, जो उसे कमजोर कर रही थी, उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था. Clear? Now they find themselves incapable of keeping flock together, as politicians have a tendency to abandon a sinking ship and move out in search of greener pastures. और ये उस केस के लिए है जहां पे फ्लॉक का मतलब होता है जहां पे कई सारे लोग एक झुंड में हो, एक ग्रुप में हो. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहा जाता है. उस तरीके से जब मेंबर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं, उसे फ्लॉक का नाम दिया गया यहाँ पे. तो ये उसके लिए जब किसी फ्लॉक को इनकेपेबल बनाया गया, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पॉलिटिशियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जहाज डूब रहा हो, उसको छोड़ करके अपने स्वार्थ के लिए कहीं और मूव कर जाना. अगर ऐसा कोई डिफेक्शन करता है कोई भी मेंबर, तो उससे पार्टी ना गिरे, उसको दिमाग में रखते हुए किया गया था. अच्छा, यूपीएससी के लिहाज से आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा. तो इसको आप 10th शेड्यूल को ध्यान में रखिएगा. प्री के लिए पूछा जा सकता है, उसकी शुरुआत कहाँ से, क्यों बनाया गया, ये भी पूछा जा सकता है. और मेंस के लिए क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले भी जहां तक मैं जानती हूँ सवाल पूछे गए हैं मेंस में भी. Now, Indian democracy is based essentially on a party system where stable parties are in sine qua non of a stable democracy. और जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टी सिस्टम हमारे देश में बहुत ही स्टेबल पार्टीज का रहा है, स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी को प्रूव करने में रहा है, तो उसके लिए नियम काफी हेल्पफुल था. Now, representatives elected otherwise than a member of parties cannot run a government. ध्यान दीजिएगा, जो representatives हैं, जो इलेक्ट हुए हैं एज ए मेंबर, वो पार्टीज of parties cannot run a government, which is very complex institution that demands unity of purpose. वो किसी सरकार को नहीं चला सकते उस केस में जहां पे संस्थान, जो इंस्टीट्यूट है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जहां की डिमांड यूनिटी ऑफ पर्पस के हिसाब से चलती है. आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एंड कोहेसिवनेस नहीं होता, और जिसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पर होता नहीं है. अगर तो ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन ओनली कम फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज. मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स उस देश की गवर्नमेंट को नहीं चला सकते, जहां का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, जहां पे यूनिटी पर्पस के लिए की जाती है, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एंड कोहेसिवनेस है. कोहेसिव है या नहीं, दोनों बातों को यहाँ पे एक सरकाज़म की तरह लीजिए. और ऑब्जेक्टिव क्या है, कैन ओनली कम फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकल ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही आप ऑब्जेक्टिव को ले सकते हैं. जो कि मुझे ऐसे मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी लॉ नियम के आने से लोग इसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जो काम करता है शेड्यूल 10. ठीक है, इट इज ट्रू ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. और ये सभी डेमोक्रेटिक देशों के लिए है जहां पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है. इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑल्दो स्प्लिट हैज सीज्ड टू बी अ डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन जो स्प्लिट की बात, जब दो एक पार्टी स्प्लिट होती है कारणवश, तो उसको सीज टू बी डिफेंस, उसको डिफेंस नहीं दिया जाता अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट उसको फायदा नहीं मिलता विद द डिलीशन ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ द शेड्यूल. ध्यान दीजिएगा, ऐसे कुछ नियम इसको बनाने के बाद हटाए गए हैं शेड्यूल 10 से. तो उसकी बात वो यहाँ पर करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ये डिसाइड होता था कि मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई है या नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को इससे हटा दिया गया. वो क्या है, अंडर दिस पैराग्राफ, इफ अ स्प्लिट अकर्स इन अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब किसी पार्टी में अगर स्प्लिट होता है, टूटती है पार्टी, रिजल्टिंग इन अ फैक्शन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स मूव आउट ऑफ द पार्टी. ध्यान दीजिएगा, पार्टी टूटी और उसमें से 1/3 जो लेजिस्लेटर्स थे, जो मेंबर्स थे, वो क्या करते हैं, पार्टी से बाहर निकल जाते हैं और ज्वाइन करते हैं किसी और फैक्शन को, किसी और पार्टी को. दोज मेंबर्स कुड गेट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन. इनको इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिल सकता. ये नियम था पहले. अभी इसको आगे और पढ़ते हैं. मतलब पहले क्या था, पार्टी स्प्लिट हुई, उसके बाद 1/3 जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून बनाने वाले या मेंबर्स कह सकते हैं, वो किसी और फैक्शन में चले जाते हैं, जो डिस्क्वालीफाई वो नहीं होते थे. द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स वुड गेट प्रोटेक्शन ओनली इफ देयर वाज अ स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. और ये 1/3 तभी हो सकते हैं जब पार्टी में स्प्लिट हो. सो द स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इन द प्री कंडीशन फॉर एग्जेम्प्टिंग 1/3 ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट. क्लियर हो गया कि अगर पार्टी स्प्लिट होती है, ओरिजिनल पार्टी टूटती है, तो उस केस में डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे. इन अदर वर्ड्स, इफ देयर वाज नो स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एंड 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स ओनली मूव्ड आउट, और अगर स्प्लिट नहीं हुआ है और सीधे 1/3 लेजिस्लेटर्स बाहर निकल जाते हैं, तो उस केस में वो लायबल होते थे डिस्क्वालीफाई होने के. लेकिन अब नियम बदला
डिलीशन हो गया इस पैराग्राफ का। उसके बाद अब क्या है कि आप उसी केस में स्प्लिट करके निकल सकते हैं जब पार्टी आपकी क्या हो रही हो, स्प्लिट हो रही हो। मतलब बिना पार्टी के स्प्लिट हुए आप पार्टी से बाहर नहीं निकल सकते हो। बट द पॉइंट इज दैट इन ऑर्डर फॉर द लेजिस्लेटर टू क्लेम प्रोटेक्शन अ स्प्लिट इन द ओरिजिनल पार्टी वाज ऑलवेज नेसेसरी। और लेकिन एक बात समझने वाली है कि ये हमेशा जरूरी था कि अगर पार्टी स्प्लिट टूटेगी तभी आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा नहीं आप उठे और आपने कहा कि 1/3 लेजिस्लेटर्स इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, बाहर जाने किसी और पार्टी में मिल जाएंगे, वो दल बदल माना जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सीधा सीधा नियम है। तो अब क्या है, इस पैराग्राफ जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं इसको डिलीट किया जा चुका है। मतलब आप तभी बाहर निकल सकते हो जब पार्टी स्प्लिट हो रही है, अपनी मर्जी से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर निकलते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, स्प्लिट इन द ओरिजिनल पार्टी इज नो लॉन्गर अ डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अब सीधे सीधे ओरिजिनल पार्टी का जो स्प्लिट होने वाली बात थी वो अब नहीं है। लेकिन इसमें अब एक पॉइंट और जोड़ा गया है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि अगर स्प्लिट होती है कोई पार्टी, उस केस में कोई नई पार्टी का फॉर्मेशन होना चाहिए, इसे कहते हैं मर्जर। ध्यान दीजिएगा, मर्जर होना चाहिए। उस केस में भी अगर कोई लेजिस्लेटर उस पार्टी में जाता है जहां मर्जर हो रहा है तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये भी एक पॉइंट है ना। मर्जर इश्यूज क्या आते हैं जब पार्टी स्प्लिट करी और नई पार्टी बनी। Here too an split merger of the political party in the precondition to seek exemption from disqualification। मतलब पॉलिटिकल पार्टी की प्री कंडीशन क्या हो सकती है, एग्जेम्पशन कब मिल सकता है, मर्जर के केस में, वो बता रहे हैं ना। मर्जर का मतलब हुआ कि एक पार्टी थी वो स्प्लिट करके 2 पार्टीज में बनी, और बी और सी, तो नई पार्टी जो बनती है सी बनती है, उसके केस में क्या केस है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ए स्प्लिट होकर 2 पार्टी बनी और बी और सी ने मर्ज होकर के कोई नई पार्टी बनाई, तो इस केस में कुछ लेजिस्लेटर्स जो हैं एग्जेम्प्ट होंगे, उनके बारे में बात बताई जा रही है। ठीक है, एग्जेम्पशन का मतलब हुआ जिनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, और मर्जर का मतलब नई पार्टी का बनना। Now one thing that comes clear from an analysis of the omitted paragraph, जो पैराग्राफ निकाल दिया गया है जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं on split and the paragraph on merger, is that the legislators do not have the freedom to bring about a split or merger as they are legally restrained from the anti-defection law। मतलब जो मेंबर्स हैं वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें पार्टी से बाहर जाना है, हम इसको मर्जर करेंगे। जब तक पार्टी खुद डिसाइड नहीं करेगी तब तक आप खुद से बाहर विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, नाउ द आर्ग्यूमेंट्स दैट द स्पीकर कैन नॉट, और स्पीकर इस केस में कुछ नहीं, इसको कोई इंक्वायरी करने का राइट नहीं है, कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। पार्टी खुद बताएगी कि हम स्प्लिट हो रहे हैं और कहां मर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सारी बातें पार्टी खुद बताएगी। तो इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन की जिम्मेदारी मेंबर्स पे नहीं है, मतलब कहना चाहिए स्प्लिट करने की जिम्मेदारी मेंबर्स पे नहीं है, पार्टी के ऊपर है। द सेम अप्लाइज टू द मर्जर। मर्जर में भी ये चीज होती है, ओनली अ मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर क्लेमिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अंडर पैराग्राफ 4। मतलब कोई भी पार्टी जब तक डिक्लेयर नहीं करती कि मर्ज कर रही है, स्प्लिट कर रही है, तब तक आप किसी भी मेंबर को अगर खुद से वो विड्रॉ करता है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा जब तक वो पार्टी डिक्लेयर ना कर दे कि स्प्लिट हो रही है या मर्ज हो रही है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो 2 बातें जरूरी समझनी है कि स्प्लिट क्या है और मर्जर क्या है। स्प्लिट मर्जर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप सेक्शन 10 को शेड्यूल 10 को पढ़ लेते हो आप अच्छी तरीके से, जो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं कर रही हूँ मैं आज, तो अगर आप पॉलिटी में कहीं से भी पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो या किसी पॉलिटी किताब से पढ़ोगे, तो बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर तैयार से करना जरूरी है क्योंकि प्री मेंस में इस बार आ सकता है ना। महाराष्ट्र वाले केस में क्या हुआ था कि वहां पे ऐसे ही कुछ एमपी जो एमएलए शिवसेना के, वो ऐसे ही विड्रॉ करके बाहर जा रहे थे स्प्लिट के केस में, लेकिन वहां पे जब इस बात को कोर्ट पे उठाया गया तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और कुछ हेल्प भी मांगी यहाँ वहां के संस्थानों से। नाउ क्या हुआ कि इन द महाराष्ट्र केस इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हैज अराइजन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट वाज ऑन हुज व्हिप इज वैलिड। मतलब किसकी व्हिप थी और किसके व्हिप पे एमएलए बाहर गए, इस पे सवाल उठाया गया था। लेकिन समझने वाली बात यह है, it should not be forgotten that anti-defection law was enacted to punish defectors, not to facilitate defections। मतलब ये जो नियम बनाया गया था उसका मेन टारगेट था कि जो डिफेक्टर्स हैं उनको पनिश किया जाए, ना कि किसी डिफेक्शन को फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि जैसे कि कहा गया कि जो स्पीकर होता है वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि आप स्प्लिट कर रहे हैं कि मर्जर कर रहे हैं। पार्टी खुद बताती है इस चीज में कि वो स्प्लिट कर रही है या मर्ज कर रही है। ओनली द ओरिजिनल पार्टी कैन डू दैट एंड द लेजिस्लेटर्स हैव द चॉइस टू अग्री और नॉट टू अग्री विद इट। और ये लेजिस्लेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करें या ना करें, पार्टी डिक्लेयर करती है। अ व्हिप कैन बी लीगली इशूड ओनली बाय द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी which set up as a candidate in the election। क्लियर है इस बात से?
now the court could have settled, लेकिन कोर्ट इस बात को सेटल कर सकता था at the first and foremost issue which would have done complete justice to the original political party, the Shiv Sena led by the Mr. Thackeray as in the mandate of Article 142. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो 142 का यूज करके इसको पहले ही सेटल कर सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट by allowing the Election Commission of India to go ahead and decide the petition under Article 15 of symbols orders have put the cart before the horse. और जैसे कि symbols order जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि आप सिंबल्स ऑर्डर को डिफाइन करिए पैराग्राफ 15 के अंदर, तो अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वुड अंडरस्टैंड द फ्लॉ ऑर्डर कि कौन सी पार्टी कब बनी, क्या स्प्लिट हुआ, इसके ऊपर वहां पे डिस्कशन अभी महाराष्ट्र में चल रहा है। लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि दल बदल कानून क्या है, उसमें कौन से मेंबर्स डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, वो समझना जरूर। नेक्स्ट आर्टिकल है अर्जेंटीन बेंड इन द इंडियन जर्मनी रिलेशनशिप, इसको लिखा है हर्षवी पंत ने जो ओआरएफ के वाइस प्रेसिडेंट है। अर्जेंटीन बेंड का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट बिटवीन इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप के बारे में लिखते हैं। अमिड्स जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड मल्टीपोलरिटी इंडिया न्यू दिल्ली इंडियाज टाइज विद बर्लिन could be vital in shaping a new global order। अब वो कह रहे हैं कि जर्मनी के लिहाज से जो हमारे संबंध है उनके साथ, उनके लिए एक ये जो अभी का जो समय चल रहा है वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो जहां जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स कहां पहुंच गई है, मल्टीपोलरिज्म की तरफ पहुंच गई है, वहां पे बर्लिन के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है तो आगे कुछ और अपॉर्चुनिटीज को हम देख सकते हैं। नाउ इट इज नो सीक्रेट दैट इंडियाज रिलेशनशिप विद जर्मनी हैज ट्रेडिशनली लैग्ड बिहाइंड इट्स रिलेशन विद द अदर यूरोपियन पार्टनर सच एज फ्रांस। मतलब हमारे संबंध जैसे फ्रांस से है वैसे जर्मनी से तो नहीं रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अभी जो म्यूचुअल निग्लेक्ट हुआ है कपल विद जर्मनी प्राइमरी फोकस ऑन चाइना, मतलब चाइना को लेकर के जर्मनी को इस वक्त हिट है थोड़ा सा, और उसको दिमाग में रखते हुए वो अपनी जो स्ट्रेटेजीज में चेंजेस कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जर्मनी यूरोप का एक देश है और जर्मनी जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे वॉर छेड़ी उसके बाद जर्मनी की आंखें खुल गई, क्योंकि वो भी ऐसे ही कैसे इसी की तरह के एमिस्ट में वर्ल्ड वॉर 2 में फंस चुका है। तो जर्मनी ने कुछ स्टेप को अपना क्लियर किया है ट्रेड के लिहाज से, साथ ही साथ चाइना के लिए जो उसकी पॉलिसी थी उसमें वो चेंजेस कर रहा है, क्योंकि चाइना सीधे आजकल जो है जो समय चल रहा है उस हिसाब से रशिया का एक इनडायरेक्ट एलाई बन के आया है। तो इसलिए जो जर्मनी अपना जो चेंज ला रहा है अपनी स्ट्रेटेजी में, और इंडिया की तरफ कुछ उसका मूव बढ़ रहा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। The Chancellor's Cole's 2-day visit to India that began on 25 February 23 significantly coincided with the first anniversary of Russia's war on Ukraine, which has been in Mr. Cole's own words intended or turning point। उन्होंने इस बात को जो ये वॉर है उसको टर्निंग पॉइंट कहा और यहाँ से कुछ नई स्ट्रेटेजीज बनने का इशारा किया। Indeed, the Russian invasion has been a watershed movement in Germany's security policy। और जो उनकी जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक watershed movement है, जो ये अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर। अब ध्यान दीजिए अगर रशिया ऐसा देश अगर यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ सकता है तो आसपास के देशों को भी खतरा है। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसकी बहुत ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिकल स्टडी हिस्ट्री में एक अलग इमेज रही है, तो उसने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी चेंज करने की कोशिश करी है, रिजल्टिंग इन अबेंडमेंट ऑफ डिकेड्स ऑफ पोस्ट वॉर पैसिफिज्म टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक मैटर्स। और स्ट्रेटेजिक मैटर्स में जो उसका पैसिफिज्म था उसको हटा करके अब वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज में चेंजेस ला रहा है और डिसाइड किया है कि 2% ऑफ जीडीपी का खर्च किया जाएगा कंट्री की मिलिट्री पे। तो ये बड़ा चेंज होगा। Russia's war and China's assertive posturing have brought into question Germany's approach of Wendell Dutch handle change through trade, prompting a deep rethink of its energy and trade dependencies towards diversifying economic reaction। मतलब जो रशिया वॉर और चाइना का जो रशिया की वॉर और चाइना का जो असर्टिव पोस्चर है, मतलब चाइना के स्टेप को लेकर के वो जर्मनी की अप्रोच में सवाल उठाता है कि ट्रेड को लेकर के उसे और क्या चेंजेस लाने चाहिए, किस पर डिपेंडेंट होना है, कहाँ नहीं होना है, उसके ऊपर बात करते हैं। नाउ मेंशन करते हैं कि एज दिस टाइज रशिया एंटर अनचार्टेड वाटर्स, यूरोप्स इंक्रीजिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यूज बेस्ड पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड कंट्रीज। मतलब जर्मनी ये समझ गया है कि जब रशिया चाइना आपस में एलाई बन सकते हैं तो उनको भी अपने ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज से अट्रैक्ट होना चाहिए, ये आगे बढ़ाना चाहिए कोऑपरेशन। वो कौन है? वो है इंडिया। क्योंकि अगर आप ध्यान दें एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना और इंडिया ही दो ऐसे देश हैं जो आजकल सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाइना ने अट्रैक्ट कर लिया रशिया को और यूएस अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है यूएस, और अब आ गया है जर्मनी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जर्मनी गवर्नमेंट्स कोलिशन एग्रीमेंट 21 रेफर्स टू रिलेशन विद इंडिया अमंग इट्स टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। तो इसको जो ये टाइम है
इसको इनकैश कराने का टाइम है। G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इसको इनकैश करा सकते हैं। ऑल्दो G20 की प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए है, जियो पॉलिटिक्स में चेंजेस लाने के लिए 1 साल का टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आपके पास टेबल है तो आप शुरुआत तो कर ही सकते हैं, इसको वो कहते हैं। His visit assumes a greater importance as India towards the G20 presidency this year and seeks to avoid geopolitical hampering cooperation in the forum। हमारा देश तो चाहता ही है कि वॉर ना हो, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली रशिया को एब्सटेन करने के बजाय हम इस माध्यम से अपने ट्रेड को या अपने एक्सपेंशन को, कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। Now, discussion on the Russia-Ukraine conflict and its geopolitical repercussions was center stage as the war continues। सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सबको ग्लोबल रिपरकशंस और साथ ही साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे फूड इन्फ्लेशन की बात हो, ऑयल क्राइसिस हो। The Prime Minister नरेंद्र मोदी has reiterated India's commitment to contribute to any peace process। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको सपोर्ट करते हैं कि पीस प्रोसेस को आगे लेके आना चाहिए, तभी वो यूएस और रशिया के बीच में एक ब्रिज काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, अगर G20 की स्ट्रेटेजी को हम देखते हैं तो फॉर जर्मनी स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन्स एंड ट्रेड रूट्स लिंकिंग एशिया टू यूरोप असूम्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। और जैसे कि हम जानते हैं कि एशिया के लिए जर्मनी का इंपॉर्टेंस क्यों है, सप्लाई चेन्स के लिए, इकोनॉमिक पावर हाउस के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये देश जरूरी है और एशिया के देश हर कंट्री के लिए जरूरी है, जिसमें इंडिया भी आता है। Germany symbolized gesture of sending its frigate Beren to the Indo-Pacific in the 21। The stopover in Mumbai was a demonstration of this। और क्योंकि वो अपने स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें मिलिट्री डिप्लॉयमेंट सबसे बड़ा टारगेट रहेगा, तो 22 जनवरी 22 में जिनका स्टॉपोवर हुआ मुंबई में फ्रिगेट बैरन का, तो वो इस बात का सिंबल है कि वो यहाँ पे अपने डेमोन्स्ट्रेशन को बढ़ा करके साथ ही साथ इंडिया से एलाई स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो अग्रीमेंट है इंडिया जर्मनी ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का, इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट इन थर्ड कंट्रीज सच एज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शंस। इसके अलावा डिफेंस लिंक्स में वो कहना चाहते हैं कि न्यू दिल्ली अटेम्प्ट्स टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम इट्स मिलिट्री डिपेंडेंस ऑन रशिया। और इंडिया भी चाहता है कि उसकी डिपेंडेंसी रशिया से कम हो जाए, मिलिट्री वाले सेक्टर में मिलिट्री डिपेंडेंसी जो अभी तक रही है वो कम हो जाए। एंड बर्लिन रीअसेस इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी। जर्मनी कुड बिकम एन इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। और जर्मनी एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर बन सकता है इंडिया के लिए। जो मीटिंग हुई थी, द मीटिंग्स को इंक्लूडेड डिस्कशन अराउंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड टेक ट्रांसफर। कितने का? 5.2 बिलियन का टेक ट्रांसफर और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की डील हो चुकी है। वे जर्मनी वुड जॉइंटली बिल्ड 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स इन इंडिया वुड कुड बी अंडरवे। तो ये जो ये गैमेट है जहां पे मिलिट्री एक्सपेंशन की बात होती है, ट्रेड एक्सपेंशन की बात आजकल चल रही है, हर देश अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है, उस केस में जर्मनी एक बड़ा स्टेप हो सकता है रशिया के बाद इंडिया के लिए। Besides, the first ever France India Germany military exercise drill is slated to take place। और अभी कुछ समय बाद जो मिलिट्री एक्सरसाइज स्लेटेड मतलब डिजाइन हो चुकी है 24 में, वो भी होनी अभी बाकी है। Now, Germany does not have a border। हमारा जो हमारा देश है इंडिया, वो बॉर्डर तो शेयर करता है चाइना के साथ, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजीज जर्मनी के साथ रखते हुए इस बात को भी दिमाग में रखना है कि हमारा जो बॉर्डर कंट्री है, बॉर्डर नेशन, नेबर नेशन है, वो चाइना है, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ हैं, लेकिन जर्मनी के साथ अगर हम अपने एक्सपेंशन को आगे ले जाते हैं तो रशिया की तरफ जो झुकाव हमारा है वो कम हो सकता है। बट इवन वाइल स्कॉल्स एम्फेसिस द डिफिकल्टीज इन डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। लेकिन समस्या क्या है कि जर्मनी, मिस्टर स्कोल्स ने इस बात को एम्फेसिस किया कि हम डीकपल कैसे करें चाइना के साथ, तो इसके लिए वो नई स्ट्रेटेजी को बना रहे हैं। साथ ही साथ जो मल्टीलेटरल फोरम्स है, जहां G4 की बात होती है, G7 समिट की बात होती है, यूएन की बात होती है, वहां पे भी जर्मनी ने इनवाइट किया है मिस्टर मोदी को G7 समिट के लिए। तो लास्ट ईयर इस बात पे ये सिंबल है इस बात का कि कहीं ना कहीं हम एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक टेंजेंट चेंज हो रहा है। ना कोलैबोरेशन इन क्लीन एनर्जी भी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी हम जर्मनी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्टनरशिप ले रहे हैं। उसके साथ एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ रशिया चाइना एक्सेस कुड फर्दर इम्बोल्डन दिस अलाइनमेंट। और जैसे चाइना रशिया का जो एक्सेस बढ़ता जा रहा है, उसके इसमें बाकी देश अपने अपने सेक्टर में अपने अपने जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर ध्यान दें तो यूएस का झुकाव भी इंडिया की तरफ बढ़ा है, एक बड़ी बात है वेस्ट एलाइज में। और उसके साथ ही साथ अगर जर्मनी का झुकाव भी इंडिया की तरफ बढ़ा है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए चाइना की तरफ यूएस नहीं है और चाइना की तरफ जर्मनी भी नहीं है, तो दूसरा देश कौन बचता कौन सा है? इंडिया। तो इंडिया को लेकर काफी देश काफी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ के काम किया देश ने, और साथ ही साथ जो हमारे फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती है तो हमारे लिए बड़ा चांस होगा। उसके साथ नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू बिकम अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर। इसको लिखा है अरुणाबा घोष ने, सीईओ है CEEW इंडिया के।
ये वैसे भी एक काउंसिल है और थिंक टैंक की तरह काम करता है। इनकी स्टडीज काफी रिमार्केबल होती है। कुछ दिन पहले इन्होंने DER के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जो मैंने डिस्कस किया था आपसे एडिटोरियल में। Now, green hydrogen will be a critical industrial fuel of 21st century. India is well positioned to show leadership. ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो पोजीशन है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, जहां पे हम अपने 2030 और 2070 के टारगेट्स को मीट करना चाहते हैं, एमिशन कम करने में एक बड़ा रिमार्केबल स्टेप है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है कि 50% इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करें नॉन फॉसिल फ्यूल से लेकर के आए 2030 तक। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडस्ट्री इज नीडेड एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ जो ट्रांजिशन होगा एनर्जी का वो भी हमारे देश को देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो अपनी हम एनर्जी बनाते हैं वो फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं। अचानक से हम मूव तो नहीं कर सकते, तो हम ट्रांजिशन का टाइम है हमारे देश के लिए जहां पे हम फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल तक जाएंगे। अभी के जो साल चल रहा है 2023 चल रहा है, हमारे पास पूरे 7 ईयर्स हैं इसको अचीव करने के लिए। तो हमें बड़े टारगेट्स को लेना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी पॉलिसीज में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो क्या है? मोस्ट इंडस्ट्रियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडिया कम फ्रॉम स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल। जो हमारी ग्रीन हाउस एमिशन कहां से निकलता है? स्टील से, सीमेंट से, फर्टिलाइजर से और पेट्रोकेमिकल से। तो मतलब इन सारे सेक्टर्स में अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को पहुंचा दें या ये हमारी डिमांड का सेक्टर बन जाए तो हमारा जो एमिशन का टारगेट है वो मीट हो सकता है। करेक्ट? Now this would create demand for 100 to 125 गीगावाट एनर्जी हमको चाहिए फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ हमको इतनी कैपेसिटी की डिमांड बन सकती है, हमको बनानी पड़ेगी। Now 60 से 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी है? ये 8 लाख करोड़ की है, जिसमें से हम 50 MMT एनुअल एमिशन को कम कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, प्री और मेंस के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि हमको कितनी एनर्जी चाहिए? 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स। क्योंकि ये वर्ड जो आया ना इलेक्ट्रोलाइजर्स का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन GHGs में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइजर्स को यूज करके ही पानी को लगाकर जो बिजली बनाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन का रिफॉर्म करके चेंजेस करके फिर उसको आगे मूव किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज करके ही ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है, ऐसे मानिए। तो उस केस में हमारे को कितना चाहिए? 100 से 125 गीगावाट का टारगेट चाहिए, डिमांड है हमारे पास, और इसमें 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए गीगावाट बनाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और साथ ही साथ डिमांड भी चाहिए ना। और हमारे जो हमारा देश है उसके पास ज्योग्राफिकली हमारे पास लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा इलाका है, जहां पे हम विंड एनर्जी को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकते हैं। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने का जो इनपुट है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी होता है और उसका आउटपुट भी रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जिसकी वजह से एमिशन की जो बात होती है वो 0 हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका इनपुट भी रिन्यूएबल है, आउटपुट भी रिन्यूएबल है। ना 5 प्रायोरिटीज को बताते ही करना क्या पड़ेगा हम सबको? फॉर द विजन टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री मस्ट एक्ट इन सिंक ओवर 5 प्रायोरिटीज। कौन सी 5 प्रायोरिटीज हैं? बता रहे हैं कि सबसे पहले द मिशन इंट्रोड्यूसेस अ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट फंड फॉर 5 ईयर। 5 साल के लिए जो हमें फंड मिला है साइट का, वो कितना है? 13,000 करोड़ का है, एज डायरेक्ट सपोर्ट टू कंज्यूम ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, साथ ही साथ दिस विल एनकरेज heavy industries to increase demand, offering economies of scale by which suppliers can reduce prices। उसमें क्या है कि हमको सबसे पहले डिमांड को ट्रिगर करना पड़ेगा। हमारे पास जब फंड्स हैं, हम एनर्जी बनाएंगे, सबसे पहले उसको कंज्यूम करने के लिए मार्केट होना चाहिए। तो सबसे पहले डिमांड हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें आप यूरिया प्लांट्स वाले को, जहां यूरिया प्लांट्स लगते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं, वहां पे आप ग्रीन हाइड्रोजन को लगा करके यूरिया बना सकते हो और एग्रीकल्चर में डिमांड पैदा कर सकते हो, पहला। दूसरा क्या है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो क्या है, हम भारत क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। तो स्टील बनाने में भी हम ग्रीन हाइड्रोजन को अगर लगा दें, एनर्जी चाहिए ना बनाने के लिए, बिजली की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में अगर हम उसको लगा दें तो भी हमारा बड़ा डिमांड क्रिएट हो सकता है। दूसरा क्या है? इंडिया कैन बी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे हमको एनर्जी के साथ साथ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा देश बन सकता है। थर्ड क्या है? द साइड फंड ओवर 4500 करोड़ टू सपोर्ट इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग। और हमको इलेक्ट्रोलाइजर्स भी चाहिए जो हम अपने देश में खुद बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक के लिए चाइना कंट्रोल करता है, 38% ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाता है, 2030 तक बनाने की कैपेसिटी उसके पास है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? हमको अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और करनी चाहिए।
उसके साथ फोर्थ क्या बता रहे हैं, एस्टैब्लिश बायलैटरल पार्टनरशिप टू डेवलप रिजिलियंट सप्लाई चेन। हमको सप्लाई चेन बनानी चाहिए देशों के साथ बायलैटरल रूप से, जिसमें आप ले सकते हो जर्मनी को, आप साउथ कोरिया, जापान के साथ हम बायलैटरल मूव बना सकते हैं, जहां पे हम अपनी ग्रीन हाइड्रोजन को बेचने का काम भी कर सकते हैं, सप्लाई चेन की तरह यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास फंड्स भी आएंगे और देशों से हमारी जो रिलेशनशिप है वो भी बढ़िया होगा, और इन देशों में भी जो एमिशन की समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसको वो हाईलाइट करते हैं। The using yen or euro dominant for loans or for sale to Japan or to EU respectively could reduce the cost of capital and help us become export competitive. ठीक है, तो बात क्लियर होती है कि जब हम इन देशों से डील करेंगे तो हमारे पास लोन और सेल दोनों की सिचुएशन आएगी और हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंटर्स वो मेंशन करते हैं। इसके साथ फाइनली वो कहते हैं कि इंडिया मस्ट कोऑर्डिनेट विद मेजर इकोनॉमीज टू डेवलप रूल्स फॉर ग्लोबल हाइड्रोजन इकोनॉमी, और साथ ही साथ हमको ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, वो भी जरूरी है, ताकि हम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के पीछे हट सकें और कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना आए। और इसके लिए G20 की प्रेसिडेंसी को हम यूज कर सकते हैं। एक क्राफ्ट रूल बना करके हमारे पास एक अवसर है कि सारी इकोनॉमीज को क्राफ्ट रूल बना के अवेयर करें और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन विल बी ए क्रिटिकल इंडस्ट्रियल फ्यूल टू 21st सेंचुरी का बड़ा क्रिटिकल फ्यूल बन के निकलेगा, और इंडिया इसमें अपने आप को वेल पोजिशन कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स एज ए प्रायोरिटी इन G20। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्ष, मतलब एक पक्ष ना होकर के सभी देशों के पक्ष को रखना। लेकिन मल्टीलेटरलिज्म का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि विश्व के सारे देशों का पक्ष नहीं, जो उस अलाइनमेंट में है या अग्रीमेंट में है उन्हीं देशों का पक्ष लेना। उसको अभी हम आगे देखेंगे। कुछ सवाल बताते हैं, व्हाई शुड मल्टीलेटरलिज्म बीइंग गिवन इंपॉर्टेंस इन टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड, की मल्टीलेटरलिज्म आज के विश्व में इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। साथ ही साथ हाउ कैन G20 हेल्प इन मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, बार बार बोलना पड़ता है। तो ये जो मल्टीलेटरलिज्म है G20 में क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ हम और देशों से क्या ऑल्टरनेटिव्स रख सकते हैं, और ग्लोबल पावर में सभी संस्थाओं को दिमाग में रखते हुए मल्टीलेटरलिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम देखते हैं। ना स्टोरी क्या हुई है कि G20 की प्रेसिडेंसी जब 2022 में हमको मिली तो इंडिया ने अपने एजेंडे को क्लियर करते हुए कहा था कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्ड ग्लोबल कंसेंसस ओवर क्रिटिकल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड डिलीवर ग्लोबल गुड्स। हमारा क्या टारगेट है कि ग्लोबल कंसेंसस हो क्रिटिकल डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में और ग्लोबल गुड्स में, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। और इसी के साथ G20 में एक थिंक टैंक को बनाया गया, थिंक 20, ऑल्सो प्लेस मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स एज वन ऑफ इट्स प्रायोरिटी, जिसमें मल्टीलेटरलिज्म को एक प्रायोरिटी बनाया गया। The T20 task force on towards reform multilateralism T7 aims to construct a roadmap for multilateralism 2.0। ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए कि मल्टीलेटरलिज्म 2.0 क्या है और G20 के हवाले से कैसे हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो उसके पहले समझते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है बहुपक्षवाद की या मल्टीलेटरलिज्म की। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन टुडे इज कन्फ्रंटिंग मल्टीपल क्राइसिस। जो मल्टीलेटरलिज्म के सामने कई सारी क्राइसिस हैं आज के देश में, वो क्राइसिस क्या है। फर्स्ट, ड्यू टू परसिस्टेंट डेडलॉक्स काहे के, ट्रेड के डेडलॉक्स, और मल्टीलेटरलिज्म हैज लॉस्ट द मेजॉरिटीज ट्रस्ट, ठीक है, और मेजॉरिटी वाले देशों का ये पक्ष खो चुका है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें G20 हो गया, NATO हो गया, साथ ही साथ आपके SCO नहीं कहना चाहिए, आपका G7 हो गया, इन सब संस्थाओं में क्या चीजें हैं कि लोग अपने अपने पक्ष को लेकर के इतने पॉजिटिव हैं जो देश हैं, तो वो दूसरे के पक्ष का फायदा नहीं समझ पा रहे हैं, इसी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है। और इसका मेन कारण यही है, तभी देशों का मेजॉरिटी में ट्रस्ट खोता चला जा रहा है, क्योंकि हर देश अपने बारे में आगे बढ़ना चाहता है और एक ना एक अलाइनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। समझते हैं आगे। मोरओवर इंक्रीजिंग ग्रेट पावर टेंशन, डीग्लोबलाइजेशन, पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म, पेंडेमिक, क्लाइमेट इमरजेंसीज एड टू हार्डशिप, और ये सारी चीजें इसमें और एड ऑन का काम करती हैं। जहां डेडलॉक्स हैं लोगों के बीच में, व्यापार में डेडलॉक्स हैं, ओपिनियन में डेडलॉक्स हैं, उसके दिमाग में होते हुए क्या है, ग्लोबलाइजेशन का संकट, पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म का संकट, पेंडेमिक का संकट और क्लाइमेट का संकट इसको और बढ़ाता है, जिसकी वजह से देशों के बीच में टेंशन है और मल्टीलेटरलिज्म में लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। इस बात को ये कहा गया है इस आर्टिकल में। दिस एम्पैसेस लेड स्टेट्स टू सीक अदर एरिनास, और इसकी वजह से लोग देश अपने अपने एरिना को सर्च कर रहे हैं जहां पे उनका ट्रेड बढ़ सके, जहां उनकी डिफेंस सिक्योरिटी बढ़ सके, इंक्लूडिंग बायलेटरल, प्लूरिलेटरल एंड मिनीलेटरल
मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बायलेटरल टीमिंग करते हैं, प्लूरलेटरल मीटिंग करते हैं, मिनीलेटरल ग्रुपिंग्स करते हैं। मतलब बाय, प्लूरल और मिनी। बाय का मतलब हो गया दो देशों में, प्लूरल का मतलब हो गया बहुलवाद, मतलब सभी देशों का, जहाँ पे जो सोसाइटी में देश आते हैं, जो ग्रुप में देश आते हैं वो बात, और मिनी का मतलब हो गया छोटे छोटे ग्रुप्स में बना करके अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में जहां पे पोलराइजेशन हो गया है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है, उस केस में हर देश अपनी सुविधा के हिसाब से अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए बायलेटरल, प्लूरिलेटरल और मिनीलेटरल ग्रुपिंग्स को आगे बढ़ा रहा है। सिंपल सी बात है। हाउएवर कोऑपरेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि कोऑपरेशन और मल्टीलेटरल रिफॉर्म इज नीड ऑफ द आवर, इस समय की रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा, इस तरह के सवाल भी कभी कभी बनते हैं जहां पे स्टेटमेंट दे दिया आता है मेंस में कि कोऑपरेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म या मल्टीलेटरल रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। ये क्वेश्चन दे दिया गया मेंस में, आपको GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और पूछ लिया गया कि इसके ऊपर तर्क दीजिए। तो इस तरह के आर्टिकल पढ़ने से हमारे तर्क में भी इजाफा होता है। Now most of the challenges nations face today are global in nature and require, और जो challenges हैं वो ग्लोबल हैं, सारे समस्याएं ग्लोबल है। कौन सी है, माइग्रेशन का इशू है, इंस्टेबिलिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, इन सबको दिमाग में रखते हुए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म की तरफ। नाउ इनके एग्जांपल्स क्या हैं, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, G7, G20, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सभी मल्टीलेटरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब ये होता क्या है, इसको देख लेते हैं। मल्टीलेटरलिज्म क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स का मतलब कंट्रीज की बात हो रही है, स्टेट्स मतलब देश के अंदर के स्टेट्स की नहीं। मतलब ये हो सकता है, वैसे मल्टीलेटरलिज्म देश के अंदर भी हो सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे विश्व के कई देशों की बातें होती हैं। तो ये क्या रिलेशनशिप किनके बीच में है, 3 से ज्यादा ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स के बीच में, इज नोन एज मल्टीलेटरलिज्म। जहाँ पे एक टीम है, एक ग्रुपिंग है, जहाँ पे 3 से ज्यादा देश इन्वॉल्व हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सम क्वालिटेटिव प्रिंसिपल्स दैट कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टर ऑफ अ इंस्टीट्यूशन ऑफ अरेंजमेंट, और आपस में जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल नाटो है ना। दूसरा शब्द आया है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब होता है ये पॉलिटिकल फिलोसफी है, इसमें किसी डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइफस्टाइल और साथ में रहने की धारणा को साथ में रखते हुए सोसाइटी या जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो देश आना चाहते हैं उनको रखा जाता है, और ये अपने कॉमन गुड्स और अपने डेफिनेट डिसीजन के हिसाब से काम करते हैं। इन दोनों में मेन फर्क क्या है कि मल्टीलेटरलिज्म में 3 से ज्यादा और मोर ग्रुप्स होने चाहिए, और प्लूरलिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। एक स्पेसिफिक ग्रुप में जाने के लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि 3 ज्यादा देश होने चाहिए या एक कॉमन अरेंजमेंट होना चाहिए। कॉमन अरेंजमेंट नहीं भी होगा तो भी प्लूरलिज्म चल जाता है। इसे कहते हैं बहुपक्षवाद, इसे कहते हैं बहुलवाद, ध्यान दीजिएगा। नाम इसका दूसरा शब्द यूज हुआ है मिनीलेटरलिज्म। इसका मतलब क्या है कि मिनी का मतलब हो गया आपस में ही छोटे छोटे ग्रुपों को बना करके एक ऐसी प्रैक्टिस को लाना जहां पे आप अपने कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस कर पाए। जैसे SCO हो गया, आपका RCEP है, क्वाड है, 5 आइज अलायंस है, ये सब क्या है, मिनीलेटरलिज्म है। छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो अपने आपस के एरिया में हाईलाइट करते हुए समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे आप इंडो पैसिफिक में ऐसे ग्रुप्स को देखेंगे, और साथ ही साथ जैसे चाइना और रशिया की जो आजकल जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है US को ध्यान में रखते हुए, वो भी ऐसे ही ग्रुप हैं जहां पे 3 देश आपस में मिलकर के कोई ग्रुप बना ले। जैसे क्वाड का बेस्ट एग्जांपल है। क्वाड एक मिनीलेटरलिज्म है जहां पे 4 देश आपस में मिलकर के एक चीज को एड्रेस करना चाहते हैं ना। आगे कहते हैं डिफिकल्टी क्या है मल्टीलेटरलिज्म में, कि पावर पॉलिटिक्स, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के चलते हुए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को दिमाग में रखते हुए ऐसे चैलेंजेस देशों के सामने आ रहे हैं। जैसे कि US अपने आप को, चाइना की बात होती है, रशिया, ये सभी देश अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक सुपर पावर की तरह दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस लाने बहुत मुश्किल हैं। देश आपस में एक दूसरे के एस्पेक्ट को रखते हुए किसी का कोई कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये इसका मेन रीजन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द ग्लोबल ऑर्डर आर नीदर इजी नॉर नॉर्मल, और इस सिचुएशन में ये आसान नहीं है कि आप एक कॉमन लिस्ट बना पाओ नियमों की मल्टीलेटरलिज्म के लिए, क्योंकि जो बड़े देश हैं छोटे देशों को आगे आना देना नहीं चाहते, और साथ ही साथ
जिनका ऑलरेडी डोमिनेंस है यूरोप में, यूएन में, उसको खत्म नहीं करना चाहते। सेकेंड, द स्टेटस को पावर सी मल्टीलेटरलिज्म रिफॉर्म एज जीरो सम गेम, और जो स्टेटस को का मतलब हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। तो जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वो मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा इसलिए कम देते हैं ताकि उनकी पावर में हिट ना पड़े, और बेटन वुड्स सिस्टम के हिसाब से यूएस एंड यूरोप बिलीव रिफॉर्म को रिड्यूस देयर इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। और यूएस और यूरोप ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने सबको पक्ष दे दिया, सबकी बातों को सुनना चालू कर दिया, तो वो ये जो उनका जो पावर है, डोमिनेंस है, वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ द इमर्जिंग ऑर्डर सीम्स मोर मल्टीपोलर एंड मल्टी सेंटर, और जो इमर्जिंग ऑर्डर है, मतलब जो इमर्जिंग देश है, वो मल्टीपोलर और मल्टी सेंटर अप्रोच में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो बड़े देश है, डेवलप्ड देश है, वो ऐसा करने में विश्वास नहीं रखते। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को अपने आसपास के जो ग्रुप है, जैसे ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्रिक्स के देश हो गए, याद रखिएगा ब्रिक्स के देश हो गए, रिक हो गया, आपका सार्क हो गया, ऐसे जो ग्रुप्स हैं जहां पे इंडिया एक बड़े देशों में से एक आता है, इमर्जिंग इकोनॉमीज में एक आता है, वहां पे अपने पक्ष को रखना चाहिए और G20 में अपने मल्टीपल सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहिए। इस बात को वो कहते हैं देयरफॉर G20 शुड फर्स्ट फोकस ऑन सेटिंग प्रॉपर नैरेटिव्स ऑफ मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, मतलब पहले नैरेटिव सेट करें, उसके बाद G20 में कॉन्स्टिट्यूट एन एंगेजमेंट ग्रुप डेडिकेटेड टू ब्रिंग द नैरेटिव टू द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल डिस्कोर्स। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है ब्रिक्स का, रिक का, सार्क का। अगर इन देशों में आपके नैरेटिव ऑलरेडी सेट है, आप एक बड़े देश की तरह ट्रीट किए जाते हैं, अगर आप करें G7 में ऐसा नहीं है, G5 में ऐसा नहीं है, लेकिन जिन देशों में आपकी पहुंच ऑलरेडी है, वहां पे नैरेटिव सेट करके G20 का ग्लोबल सोल्यूशन लेकर के आप अपनी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को सामने रख सकते हो और सबको अवेयर करा सकते हो। इस बात को वो कहते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन यूनियन का वो बताते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में भी जो परमानेंट मेंबर है एंड द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड जनरल असेंबली प्रेसिडेंट एज ए परमानेंट इनिशिएटिव वुड हेल्पफुल टू एनहांस इट लेजिटिमेसी। उन देशों के ग्रुप में आप लीजिए जहां पे आप अपनी बात को कह सको, राइट। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी कैन बी वन सच इश्यूज। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आज के समय में जब क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, तो आप फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सिक्योरिटीज को दिमाग में रखते हुए, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को क्रिएट करते हुए आप एक अपना फ्रंट या अपना ओपिनियन इन देशों को रख सकते हो G20 के टेबल पर। इस बात को वो हाईलाइट करते हैं। Now, नेक्स्ट आर्टिकल है इज द इंटरनेट एज वी नो इट गोइंग टू चेंज। इसमें मेंशन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्कॉटस हैज बिगन हियरिंग टू पिवटल लॉसूट्स। दो लॉसूट्स की सुनवाई चल रही है यूएस में। इसमें ये कहा जा रहा है सेक्शन 230 ऑफ यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द लॉ दैट हैज शील्डेड टेक कंपनीज फ्रॉम लायबिलिटीज ओवर डिकेड। इस पे दो केस में सुनवाई चल रही है जहां पे सेक्शन 230 के अगेंस्ट आईटी कंपनीज को और या फिर शील्डेड टेक कंपनीज को एक फायदा मिलता है कि जहां पर वो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती अगर कोई भी डेटा उनकी वेबसाइट पे पब्लिश होता है। इस बात पे सुनवाई चल रही है यूएस में। इस पे आर्टिकल लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द यूएस सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटिंग सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट ऑफ 1996? वो क्या है उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। यूपीएससी में ऐसे सवाल ही बनते हैं क्योंकि इंटरनेट की जो कहानी है वो हमारे देश में भी काफी विचित्र है। तो अगर इंटरनेट में कोई कहानी वहां पर पब्लिश हो रही है, यूट्यूब तो हमारे पास भी है, अमेजोन हमारे पास भी है, तो इसमें यूट्यूब इन्वॉल्व है इस केस में। तो अगर ऐसी कोई कहानी यूएस में हो रही तो इंडिया को भी पढ़ना चाहिए कि क्या चल रहा है वहां पर, ठीक है। Now, the lawsuits pose a long-standing question: should digital companies be held liable for the content that users post on their platform? इस सवाल पे दो lawsuit चल रहे हैं। Now, 230 है क्या? 230 is a law that states ये कहता है कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म कांट बी ट्रीटेड एज ए पब्लिशर और स्पीकर ऑफ थर्ड पार्टी कंटेंट। मतलब इंटरनेट पर जो भी पब्लिश होता है उसकी जिम्मेदारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म की नहीं है। इस बात को ये कहता है और ये प्रोटेक्ट करता है वेबसाइट्स को फ्रॉम लॉ सूट इफ अ यूजर पोस्ट समथिंग इलीगल। तो मतलब जो भी बंदा कोई इलीगल पोस्टिंग वेबसाइट पे डालता है उस केस में कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे आपने जो पोस्ट किया वो यूट्यूब की जिम्मेदारी नहीं है, उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है जो उसको पोस्ट करता है ना। इसके ऊपर दो केसेस चल रहे हैं आईसीएस को लेकर के, जो टेरर अटैक्स अमेरिका पे हुए और कई देशों में हुए, उनको दिमाग में रखते हुए दो केसेस वहां पे चल रहे हैं जहां पे उन कंटेंटर्स को पकड़ लिया गया जिन्होंने इलीगल पोस्टिंग वेबसाइट पे की थी और उसको इस पे एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत यूएस नेशनल्स के अगेंस्ट उनके ऊपर केस दायर किए गए और उनके ऊपर सुनवाइयां भी हुई। सो द लॉ सूट रिलाइज ऑन द एंटी टेररिज्म एक्ट
which allows US nationals to sue anyone, जो वहां का US का नियम तो बहुत स्ट्रिक्ट हम सब जानते हैं कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उनको लगता है कि कोई घटना घटित कर सकता है या एड या थ्रेट है तो उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ वहां पे उसको सजा भी मिलती है. The family argues that despite knowing that their platform played an important role in ISIS terrorism effort, ट्विटर एंड अदर टेक कंपनीज फेल टू टेक एक्शन. मतलब उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई जिनको पकड़ा गया उनके परिवार वालों ने ये सवाल उठाया था कि ट्विटर और दूसरी कंपनीज ने उनको जब ये लगा कि डेटा थ्रेट है तो उसको वहां से हटाया क्यों नहीं गया और साथ ही साथ रिपोर्ट क्यों नहीं किया. तो इस बात पे सुनवाई हो रही है कि क्या कंपनी की जिम्मेदारी है अगर कोई डेटा उनकी वेबसाइट पे पोस्ट होता है तो. उनकी फैमिलीज ने आर्ग्यू किया था इस बात पे कि जब आपको पता था कि आपकी वेबसाइट पे ऐसा कोई डेटा पब्लिश हो रहा है या कोई टेररिज्म एफर्ट हो रहा है तो आपने इसको ऑफ क्यों नहीं, कंटेंट को हटाया क्यों नहीं, आपने इसको जाने क्यों दिया, इस बात पे बहस है. नाउ सेक्शन 2230 हम समझ चुके हैं, तो जो भी डिसीजन होगा इसको हम देखेंगे आगे आने वाले समय में. सो इसमें फिलहाल के लिए बात क्या है कि नो प्रोवाइडर और यूजर ऑफ एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज द पब्लिशर और स्पीकर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनदर इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइडर. मतलब वेबसाइट पर जो भी छपता है, जो बंदा इंडिविजुअल पोस्ट करता है वो जिम्मेदार होगा, ना ही कंपनी जिम्मेदार होगी इस बात के लिए कि वो इलीगल है या वो लीगल है. ठीक है. उसके बाद इसमें ये बात को मेंशन करते हैं कि इन जनवरी दिस ईयर अ ग्रुप ऑफ टेक कंपनीज, वेबसाइट, एकेडमिक्स, यूजर ऑफ इंटरनेट एंड राइट ग्रुप्स फाइल्ड एमिकस क्यूरे ब्रीफ्स इन सुप्रीम कोर्ट अर्जिंग इट टू नॉट चेंज सेक्शन 230. और बड़ी कंपनीज ने इसको एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी जहां पे मेंशन किया गया कि आप रिक्वेस्ट किया कि आप सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका के कि आप इसके ऊपर कोई चेंजेस ना करें, सेक्शन 230 को बदला ना जाए. इस आर्टिकल है व्हाई आर सॉल्ट फ्लैट्स आर अराउंड द वर्ल्ड कवर्ड इन अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिजेस. अगर आप ध्यान से देखें इस पैटर्न को तो ये सॉल्ट जो नमक होता है जैसे कच्छ में है, रण में है, तो नमक जो जमता है ना वो एक फॉर्मेशन, एक डिजाइन में जम रहा है. अगर आप देखें एक पॉलीगन की तरह शेप बनता है, राइट. ये देखिए एक पॉलीगन की तरह शेप बन रहा है, यही रिसर्च है. उन्होंने कहा कि जब कच्छ जैसे इलाकों में जहां नमक ज्यादा है या समंदर के उन इलाकों में जहां पे नमक ज्यादा होता है वो इस डिजाइन में ही क्यों इकट्ठा हो रहा है, इस पर रिसर्च हुआ है. और ये पैटर्न्स कहाँ दिखते हैं? बोलिविया, चिले, चाइना, इंडिया, ईरान, ट्यूनीसिया एंड द यूएस. यहाँ पे रिसर्च भी हुए और रिसर्चर्स ने पाया कि वहां पे ये जहां जहां नमक इकट्ठा होता है वो एक पेंटागन, हेक्सागन की तरह ही एक स्टाइल में, एक पैटर्न में इकट्ठा हो रहा है. तो ये प्री पूछा जा सकता है, मुझे लगता है कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ये. इन सॉल्ट फ्लैट्स अक्रॉस द वर्ल्ड द सॉल्ट ऑन द सर्फेस फॉर्म रिजेस दैट जॉइन टुगेदर इन अ पैच वर्क ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन. एक लाइन यही इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पे वो पूछेंगे यस और नो, तो आंसर होगा यस कि जो भी सॉल्ट फ्लैट्स होते हैं वो एक पैचेस में, एक डिजाइन में, एक पैच वर्क में इकट्ठे होते हैं जो पेंटागन्स और हेक्सागन के शेप में होते हैं. कहाँ पर है? चिले, इंडिया, चाइना, रन ऑफ कच्छ जो इंडिया में कच्छ का इलाका है वहां पर, ईरान, ट्यूनीसिया एंड द यूएस. दीज शेप्स आर आल्सो इनवेरिएबली अ मीटर और 2 अक्रॉस. ये कितने बड़े होते हैं? 1 मीटर और उससे बड़े भी हो सकते हैं. दैट द सॉल्ट ऑलवेज प्रीनिलेट्स इन द दीज शेप्स इन दीज साइजेस में ही इकट्ठे हो रहे हैं. इसके ऊपर स्टडी हुई. Now, what are salt flats? Salt flats क्या होती है? नेचुरल लैंडस्केप होते हैं in which a large area of flat land is covered by salt. ये कहाँ पे सबसे बड़ा salt flat कहाँ बनता है? बोलिविया में. इसका नाम है Salar de Uyuni. Right? It is the largest in the world of its kind and also contains more than half of the planet's lithium reserve को cover करता है. A salt flats forms from a natural water body whose recharge rate is lower than evaporation rate. अभी सेंटेंस एज इज प्री में पूछे जा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत कराओगे. राइट. नेक्स्ट है कि इसमें स्टडी क्या क्या हुई है. स्टडी ये हुई है कि रिसर्चर्स ने देखा कि एक हाइपोथेसिस ली, उसमें देखा कि सरफेस पे इसी तरह का पैटर्न क्यों बनता है. और समस्या ये है कि जब हम जब इसको हटाते हैं और नीचे का यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं तो नीचे क्या होता है? नीचे हॉलो होता है, एक शैलो की तरह बना होता है. मतलब ये डिजाइन है, ये पूरी एज इज ऐसा नहीं है कि आपकी जो डिजाइन बन रही है जैसे ये डिजाइन है तो ये ऐसा नहीं कि एज इट इज डिजाइन में नीचे भी होते हैं. नहीं, नीचे हॉलो होता है, नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ ऊपर ऊपर इकट्ठे होते हैं. और ये जो नमकीन पानी होता है उसके ऊपर एक सरफेस जैसी बन जाती है. Implications क्या है? Most of them have either considered above the surface dynamics or below the surface dynamics, whereas the new study shows that the polygons are formed when these two remains interact. मतलब जब particulate matter, और ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये थ्योरी जो दी गई है जहाँ पे
ऐसे जो पैटर्न्स बनते हैं जब आपस में 2 रिजेस टकराते हैं, जो नमक की जो इकट्ठा होता है उसको बात हो रही है, तो उस केस में ये बात समझ में आती है कि ये जो कवरेज है, नमक का जो कवरेज है, ये पार्टिकुलेट मैटर जो पीएम होता है, पीएम कंसंट्रेशन को भी कवर करता है। जैसे-जैसे हवा चलती है, तो नमक यहाँ से उड़ करके वहां जाता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर को भी ये कवर करता है। सब एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या सॉल्ट फ्लैट्स पीएम को कवर करते हैं? तो हाँ जी, करते हैं। When this air masses reaches the ocean, it deposits the salt there. और जैसे जैसे ये ओशन की तरफ जाते हैं, समंदर की तरफ, तो ये वहां पर अपन नमक इकट्ठा करते रहते हैं। और यही नहीं, ये साइक्लोन के सेंटर्स में भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली जो समंदर का पानी है तो साइक्लोन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी इसमें और क्लाइमेट मॉडल्स का आना बाकी है, अभी इसको और डिस्क्राइब करना बाकी है, तो आगे इसकी डिस्कशन आएंगे। तो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि ये ग्रुप ऑफ एरोजोल्स का भी एक ग्रुप बनाता है, जिसमें सस्पेंशन होता है नमक का और सन की रिफ्लेक्शन में दिखाई पड़ता है। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप चाहें तो ये सारे आर्टिकल द हिंदू की वेबसाइट पे हैं, जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का होली स्पेशल एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू का, और न्यूज एनालिसिस के साथ मिलूंगी कुछ देर के बाद। अगर ये आपको पसंद आया तो गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझसे इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं तो शिवानी तिवारी 85@gmail.com पे लिख सकते हैं। ये डिटेल मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। हम 1-to-1 क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं। हैप्पी होली वंस अगेन, मिलेंगे थोड़ी देर बाद।